गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 4 दिसंबर और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। ओके, और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 1-to-1 क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ 9430357042। ठीक है, ये नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट लेते हैं हम अपना करंट अफेयर को। यहाँ पे जो है ना हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और यहाँ पे एक सम्मेलन हो रहा था, तो वहाँ पे जो बातचीत कर रहे थे जीरो एफआईआर के बारे में बातचीत हुआ। यहाँ पे जीरो एफआईआर क्या होता है? अभी जो नया कानून, जो 3 को कानून जुड़ा है ना, नागरिक सुरक्षा कानून हो गया, जो पहले 1873 वाला था, अब 2021 वाला आ गया, यहाँ पे नया वाला कानून आ गया है। तो तीनों कानून को लागू करने में जो चंडीगढ़ जो प्रदेश है ना, ये पहला इकाई बन गया है जो तीनों कानून को लागू कर दिया है 100%। ओके, यहाँ पे जीरो एफआईआर कॉन्सेप्ट क्या होता है? मान लीजिए घटना होता है कहीं पे भी, ठीक है, मान लीजिए बिहार में कोई घटना हुआ और हम चाहते हैं कि अभी कि यहाँ पे एफआईआर जो है ना झारखंड में हो जाए एफआईआर, और फिर इसको हम बिहार में ट्रांसफर कर देंगे। तो ऐसा पॉसिबल है जीरो एफआईआर के माध्यम से। ठीक है, आप कहीं भी रहिए, एफआईआर पुलिस को दर्ज करना ही होगा। आप समझ रहे हैं ना? पहले क्या होता है, पुलिस जो आनाकानी करती थी कि एफआईआर दर्ज नहीं होगा, ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता है वगैरह वगैरह करके, क्योंकि पहले का जो कानून था ना वो ब्रिटिश काल वाला कानून था, वो अंग्रेजों वाला कानून था, जो उसी को फॉलो करते हम लोग आ रहे थे। लेकिन वर्तमान जो प्रदेश है ना, जो हमारा भारतीय जो कॉन्टेक्स्ट है, उस लिहाज से जो हमारा नया कानून है ना, उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। ठीक है, तो आप चंडीगढ़ को याद रखिएगा और जीरो एफआईआर के बारे में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर हमारे ये है ना फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर ए जयशंकर, इनको एक्सटर्नल मिनिस्टर भी बोलते हैं। इन्होंने जो है एक सम्मेलन में भाग ले रहा था, या उनसे जो है एक इंटरव्यू हो रहा था, तो वहाँ पे चाइना और भारत के संबंध के बारे में बातचीत हो रहा था। आपको पता है ना, चाइना और भारत के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा था सीमा विवाद को लेकर, नदी को लेकर, है ना, तो उन पे जो है यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि अभी जो है चाइना को लेकर क्या रणनीति है भारत का। तो कुल मिलाकर आपको बता दें 2020 याद रखिएगा, जून 2020 ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। सीडीपीओ, आई थिंक सीडीपीओ का एग्जाम था, तो उसमें पूछ लिया गया था कि जून 2020 में जो झड़प हुआ था गलवान घाटी में, ठीक है, तो वो कब शुरू हुआ था? जून 2020 से हुआ था गलवान घाटी, और ये पूर्वी लद्दाख का हिस्सा है। ठीक है, चाइना क्लेम करता है कि ये चाइना का हिस्सा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चाइना तो अरुणाचल प्रदेश को भी बोलता है कि तिब्बत का हिस्सा है या चाइना का पार्ट है, लेकिन भारत जो है इसका पूरा खंडन करता है, क्योंकि ये सब आधारहीन बातें हैं। क्योंकि चाइना जो है विस्तारवादी नीति को फॉलो कर रहा है और वो अपना दिखाना चाह रहा है कि हम ग्लोबल पावर हैं, ग्लोबल सुपर पावर है, तो इस तरह की हरकतें करते रहता है, लेकिन वो भूल जाता है कि वो भारत है। भारत से पंगा लेना सही नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे डिटेल में करेंगे। यहाँ पे बस चीन और चाइना का जो संबंध का जो बीच में आपको तनाव देखने को मिला जून 2020, ये रेट याद कर लीजिएगा आप। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे चाइना के साथ जो है ना, हम लोग दूसरे नंबर पे आते हैं बाउंड्री साझा करने में। सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर हमारा होता है बांग्लादेश के साथ, जो न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है, याद रखेंगे। और सबसे कम जो बाउंड्री साझा होता है वो अफगानिस्तान के साथ, इसके साथ अफगानिस्तान के साथ। तो ये दोनों भी आप याद रखेंगे, दोनों फैक्ट यहाँ से पूछे गए हैं। चाइना के साथ कौन कौन सा देश जो है सीमा, माफ कीजिएगा, कौन कौन सा राज्य हमारा सीमा साझा करता है, तो आप देख लीजिएगा। अभी तो लद्दाख वाला हो गया, यूटी हो गया, फिर उत्तराखंड हो गया आपका, है ना, और फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे सिक्किम हो गया, और नेपाल हो गया, भूटान हो गया। ये तमाम जो हमारे माफ कीजिएगा, ये सब जो तमाम जो देश है ना, पड़ोसी देश है किसके? चाइना के। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। फिर बात करेंगे एक चिड़ियाघर का, क्यों न्यूज़ में आ गया। तो चिड़ियाघर में जो है ना, वहाँ पे जो आपने देखा होगा, आपने जो विजिटिंग किया होगा चिड़ियाघर वगैरह में, तो वहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है, जैसे कि वहाँ पे जो है तालाब देखने को मिलता है चिड़ियाघर में, और तालाब में जो है यहाँ पे पानी जो है गंदा देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसी को साफ करने की एक तकनीक है, इस तकनीक को क्या बोलते हैं हम लोग? नैनो बबल। ये नैनो बबल आप देख रहे हैं ना, नैनो बबल, ये तकनीक है पानी को प्योरीफाई करने का। ठीक है, जो तालाब होते हैं उसके पानी को स्वच्छ करने का। तो पूछेगा कि खबरों में रहा नैनो बबल जो क्या है, तो ये तालाब साफ करने का एक तकनीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप, नैनो बबल। इसके बाद बात करेंगे हम लोग मुद्रा के बारे में, गिरावट की मुद्रा। तो अभी हम लोग देखेंगे रुपया जो है हमारा ना वो गिर रहा है। तो ठीक है, गिर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर से नीचे गिर रहा है, मतलब डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है। तो इसका यही क्वेश्चन पूछता है कि डॉलर के मुकाबले जो है हमारा रुपया गिर रहा है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी में। तो जब हमारा रुपया कमजोर होगा ना, तो क्या होगा? एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और रुपया जब मजबूत होगा ना, तो एक्सपोर्ट क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके पीछे वजह दिया गया, मेंस में पूछता है कि हमारा जो है अभी घरेलू जो रुपया है वो गिर रहा है, कमजोर हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो
जीडीपी का जो वृद्धि दर है, उत्पादन दर है, वो कम हो रहा है। ठीक है, ऐसे फ्लो चार्ट बनाइएगा, रुपया लिखिएगा, इसको गिरावट के कारण में आप दिखाइएगा यहाँ पे। तो जीडीपी के बारे में बात कर दीजिएगा, वो गिर रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे बात करेंगे जो खुदरा रिटेल जो इन्फ्लेशन है या होलसेल जो इन्फ्लेशन है ना, तो उसमें भी यहाँ पे वृद्धि देखा गया है। फिर हमारा जो भंडारण है, मुद्रा भंडारण, फॉरेन एक्सचेंज, उसमें भी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इससे आम उपभोक्ता को क्या फर्क पड़ता है? देखिए, जब हमारा रुपया कमजोर हो जाएगा ना, तो आम उपभोक्ता जो आप और हम जो नागरिक हैं, हम लोग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा देख लीजिए। रुपया कमजोर हुआ तो जो चीज़ हम लोग इंपोर्ट करके लाते हैं, जैसे कच्चा तेल का इंपोर्ट करते हैं हम लोग, बहुत सारे जो खाद्य तेल उसका इंपोर्ट करते हैं, दवाओं का इंपोर्ट करते हैं, तो चीज़ महंगा हो जाएगा क्योंकि हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, महंगाई का सामना करना पड़ेगा। विदेशों में पढ़ते हैं ना छात्र, भारतीय छात्र, तो उनको जो है फी वगैरह महंगा देना पड़ेगा, है ना। तो ये सब जो इम्पैक्ट पड़ता है ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे घरेलू बाजार के बारे में। कुल मिलाकर आपको बता दें, इस आर्टिकल में यही देखने को मिलेगा कि 2021वीं जो सदी का युग है ना, वो भारतीय युग है। ठीक है, ये भारत का दबदबा इसमें रहेगा। तो भारत को दबदबा बनाने के लिए कुछ क्षेत्रों में जो है काम करने होंगे। जैसे घरेलू बाजार का इंपॉर्टेंस यहाँ पे बात किया गया कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपको बता दें, पूरे देश में जो है ना, पूरा मतलब वैश्विक स्थिति अगर देखा जाए तो यहाँ पर गिरावट दर्ज कर रहा है। अर्थव्यवस्था जो है वहाँ पे मंद पड़ रहा है, लेकिन भारत जो है इन तमाम चुनौतियों को, भू राजनीतिक स्थितियों को दरकिनार करते हुए भारत बढ़ रहा है आगे। तो इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन ऐसे मीन्स में पूछता है कि 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था और आज का जो इकोनॉमी है भारत का, दोनों में क्या फर्क देखते हैं। ठीक है, ये होगा। फिर क्या इसमें इंप्रूवमेंट देखा गया था, भारत का क्या अचीवमेंट है इकोनॉमिक के क्षेत्र में, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। फिर घरेलू जो बाजार है हमारा, डोमेस्टिक जो बाजार है, वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस है और क्या क्या यहाँ पे संभावनाएं है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहला अचीवमेंट में देख लीजिए ना, तो इंटरनेट यूज करने में भारत सेकेंड नंबर पे है। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पे स्टार्टअप में थर्ड नंबर पे आता है। जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, उसमें फोर्थ नंबर पे भारत आता है प्रोडक्शन में। फिर यहाँ पे जो आपका फिनटेक है, फिनटेक के मामले में भारत टॉप में आता है, 1 नंबर पे आता है। तो ये चारों अचीवमेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर यहाँ पे जो घरेलू बाजार के लिए चुनौती है ना, चैलेंजेस को ऐसे करके आपको लिखना है, फ्लो चार्ट बनाना है, यहाँ पे 3-4 पॉइंट को डिस्कस कर देना। जैसे कि यहाँ पे जीएसटी को लेकर जो कॉम्प्लिकेट है, ठीक है, मतलब उलझने हैं जीएसटी को लेकर, ये भी जो घरेलू बाजार को कमजोर कर रहा है। फिर यहाँ पे महंगाई के बारे में लिख दीजिएगा, इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं, ये इम्पैक्ट पड़ता है। फिर यहाँ पे जो सरकारी जो खर्च है, जो व्यय है, वो इसमें कमी देखा गया है। इन कारणों से जो हमारा जो घरेलू बाजार है ना, लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है उसका बढ़ोतरी। इसके बाद यहाँ पे जीएसटी उलझन के बारे में बात कर लिए हम लोग, यहाँ पे अवेयरनेस के बारे में बात कर लिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चैलेंजेस है। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि घरेलू के लिए पोटेंशियल क्या क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वस्तु और सेवाओं का जो मांग है ना, वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। डिजिटलीकरण जो यहाँ पे हो रहा है, कृषि में तेजी देखने को मिल रहा है, भारत आत्मनिर्भरता बनना चाहता है। तो इस कारण से घरेलू बाजार का इंपॉर्टेंस है। ओके, हमें आत्मनिर्भर बनना है तो घरेलू बाजारों को यहाँ पे मजबूत करना ही होगा। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करेंगे हाथी को लेकर। देखिए, हाथी को लेकर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, और यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था कि जो एशिया जो हाथी होता है और जो अफ्रीकन जो हाथी होता है, ठीक है, एलिफेंट होते हैं, और एशियन जो एलिफेंट होते हैं, दोनों में फ़र्क क्या होता है। उसके जो सूंड होता है ना, उसमें देखिएगा एक छोटा सा होता है, और अफ्रीकन वाला में 2 गो होता है। ठीक है, फिर ये जो हम्प देख रहे हैं ना, इसमें भी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये कंपेयर करके क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो बीपीएससी जैसे एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में जो एग्जाम पूछता है, वो राजा जी बाघ अभ्यारण्य को लेकर पूछ लेगा। पहला पूछता है यही कि राजा जी जो बाघ अभ्यारण्य है, जो टाइगर रिजर्व है ना, किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। यहाँ पर एक नदी पास होता है, उस नदी का नाम बताइए। उस नदी का नाम है गंगा नदी। ये भी याद रखिएगा। एक तरफ दे देगा आपका टाइगर रिजर्व, दूसरी तरफ नदी दे देगा, बोलेगा मैच करके दिखाइए। तो राजा जी में जो नदी फ्लो करता है, वो फ्लो करता है गंगा नदी। ये फैक्ट को आप याद रखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे रातापानी वन। ये जो है ना, बना देश का 57th बाघ अभ्यारण्य, मतलब टाइगर रिजर्व जो है ना, अब 57 हो गए हमारे देश में। यूपीएससी स्टेटमेंट बना कैसे पूछेगा कि अब जो है भारत में कुल 55 से ज्यादा जो है यहाँ पे क्या है, टाइगर रिजर्व है, ऐसे स्टेटमेंट बनाएगा। तो जो लोग फैक्ट को पता है, जिनको पता है न्यूज में क्या चल रहा है, तो वो लोग इस सब स्टेटमेंट को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? तो अभी 57 है, तो स्टेटमेंट ऐसे ही बनाता कि 55 से जो है ना ज्यादा जो है टाइगर रिजर्व भारत में है। बिल्कुल, ये हो गया। साथ ही बता दें एमपी को लेकर, एमपी बहुत न्यूज में चल रहा है। एक तो आपका कल न्यूज छपा था आपका वो चीज को लेकर, मिथाइल आइसोसाइनेट को लेकर, जो 1984 में जो गैस रिसाव हुआ था, घटना को लेकर। एमपी जो है ना, यहाँ पे मध्य प्रदेश में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व देख लीजिए। कान्हा हो गया, फिर आपका यहाँ पे सतपुरा हो गया, कान्हा, सतपुरा, फिर बांधवगढ़, फिर पेंच, फिर संजय, है ना, और फिर वीरांगना दुर्गावती। ये तमाम जो है ना आपको देखने को मिलेगा टाइगर रिजर्व।
कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो कुल 8 टाइगर रिजर्व हो गया है। स्टेटमेंट बना के पूछेगा, ध्यान रखेंगे आप। और ये फायदा क्या होता है, तो किसी भी मतलब वन जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का अगर मान्यता मिल जाता है ना, तो उसको बजट मिलता है, उसको फंड मिलता है। कहाँ से? NCTA के माध्यम से। कहाँ से मिलता है? NCTA, नेशनल टाइगर, NTCA, माफ कीजिएगा, NTCA मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के तहत जो है इसको फंड मिलता है, बजट मिलता है। ये चीज़ हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको यकीन नहीं होता तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के आप देख लेंगे आप। फिर हम लोग बात करेंगे इजराइल और लेबनान को लेकर। आपको पता ही है ना, पहले इजराइल और हमास के बीच में चल रहा था, अब इजराइल और लेबनान के बीच में चल रहा है, अब इजराइल और ईरान को भी देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर जो वेस्टर्न एशिया है ना, काफी वहां पे तनाव देखने को मिल रहा है। तो यही ध्यान रखिएगा कि इजराइल और लेबनान के बीच में जो सीमा साझा होता है ना, उसको बोलते हैं ब्लू डैश लाइन। ठीक है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या रेड क्लिफ है, भारत और चाइना के बीच में क्या मैकमोहन लाइन है ना, उसी प्रकार ब्लू डैश लाइन जो है इजराइल और लेबनान के बीच में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक याद रखिएगा। फिर बोलेगा माउंट डोव, ये जो जगह है ना, ये किन दो देशों के बीच में विवाद बना हुआ? तो लेबनान और इजराइल के बीच में बना हुआ, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अमेरिका और भारत के बीच में एक रक्षा समझौता हुआ है, जिसको हेलीकॉप्टर को लेकर। तो MH-60R क्या है, न्यूज में रहा, तो ये एक हेलीकॉप्टर है और ये भारत और अमेरिका के बीच में जो है ये चीज देखने को मिला। अभी डोनाल्ड ट्रंप बने ना, तो 47वें नंबर के वो बन गए हैं, क्या? प्रेसिडेंट बन गए हैं USA के, और 20 जनवरी को वो शपथ लेंगे। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा, रिपब्लिकन पार्टी से वो जुड़े हुए हैं। उसके बाद बात करेंगे, अब चीन जो है ना, अमेरिका को जो एक्सपोर्ट करता था, क्या एक्सपोर्ट करता था? तो ये सब जो मिनरल्स है, जैसे गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया, एंटीमनी हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना स्ट्रैटेजिक मिनरल्स में आता है ये सब, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका एक्सपोर्ट जो है बैन लगा दिया है, क्योंकि अभी आप देखोगे ट्रेड वार देखने को मिल रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो बोले ना कि जो भी डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेगा, डॉलर को कमजोर करने का कोशिश करेगा, तो उस पर हम जो है ना 100% टैरिफ लगा देंगे। तो इस तरह का जो है अब जो है ट्रेड वार देखने को अब आपको न्यूज में मिलते ही रहेगा। फिर बात करेंगे अमेरिका और कनाडा को लेकर। देखिए, अमेरिका और कनाडा के जो पर्वतरोही है, ठीक है, वो लापता हो गए। कहाँ? न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा, जो सबसे ऊंचा जो चोटी है, याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है माउंट कुक। बोलेगा माउंट कुक कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में है। इसी को अन्य नाम से क्या बोलते हैं? ये वाला नाम कहाँ गया? ये वाला आओराको। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बिहार में पूछे गए हैं। लॉर्ड लिटन के बारे में बात किया गया है। तो लॉर्ड लिटन जो है ना स्टैची कमीशन से जुड़े हुए थे, सशस्त्र अधिनियम से जुड़ा हुआ था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से जुड़ा हुआ था। लेकिन इरबर्ट भी जो है ना रिपन, इससे जुड़ा हुआ था। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, कंफ्यूजन नहीं करना है। फिर हम लोग बात करेंगे जो भूपटल के मेंटल की गति के कारण जो निरंतर जो प्रभाव में है, वो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत उसको बोलते हैं, याद रखिए। ये मेंटल होता है ना, एक तो नीफे होता है जिसमें कोर देखने को मिलेगा आपको, कोर, मेंटल और क्रस्ट। तो मेंटल पे जो प्लेट जो मूव कर रहा है उसको प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत बोलते हैं। फिर टेनियासिस जो है ना एक रोग है, डिसीज है, जो आंत में होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह है ना वहां पर देखने को मिलेगा। तो 3 प्रकार के जो प्रजातियां देखने को मिलता है, टेनिया, फिर ठीक है, इसी के कारण होता है, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फिर मस्तिष्क में जो है ना एक सिस्ट विकसित हो जाता है, जिसको न्यूरोसिस्टोसिस कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिए, ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर हम लोग बात करेंगे मनोरिया एमिस। हम इसलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिखेगा रिपीट वाला, है ना। तो मनोरिया एमिस क्या है? ये कछुआ का प्रजाति है जो कि नागालैंड के जो नेशनल पार्क है नातंगी, वहां पर देखने को मिला। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर फुतवात ए आलमगिरी किसने लिखा? ईश्वर दास नागर ने लिखा है। फिर जो यहाँ पे कर्क रेखा होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और भारतीय मानक जो टाइम है ना, वो बंगेलखंड के पास मिलता है। ये कहाँ पर मिलेगा आपको? MP और यूपी का, माफ कीजिएगा, MP और छत्तीसगढ़ का इलाका है ये बघेलखंड। ये इक्वेटर कंट्री है, इसको भी आप याद रखेंगे। ये असम अभी न्यूज, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश न्यूज में चल रहा है, मणिपुर न्यूज में चल रहा है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये लेबनान न्यूज में चल रहा है, इजराइल के बीच में चल रहा है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। मेडिटेरियन सी देख लेंगे, इजिप्ट देख लेंगे, जॉर्डन, सीरिया को आप देख लेंगे। तो ये तमाम फैक्ट को मैंने डिस्कस किया। ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो वहां से आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद।